औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फ़ो देख रहे हैं। जैसा कि आपके इल्म में है, मैं पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 को डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैं पार्ट 1, पार्ट 2, आज इसका पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 के हवाले से मैं आज इंशाअल्लाह डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो इसको स्टार्ट करते हैं। ये पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पेपरा, ये पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स 2014 को डील करती है। ये हमारे पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स जो अमेंडेड हैं 2021 में, इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं चैप्टर 1 जनरल प्रोविजंस पे बात कर चुका हूँ। चैप्टर 2 प्रोक्योरमेंट प्लानिंग पे बात कर चुका हूँ। चैप्टर 3 एडवर्टाइजमेंट आज मेरा टॉपिक है। ये प्रोक्योरमेंट का अहम टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट पे ही पूरे प्रोक्योरमेंट बेस करता है। अगर एडवर्टाइजमेंट हमारी ठीक होगी तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक होंगी। तो इससे पहले जनरल प्रोविजंस में आए मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। फिर प्लानिंग था कि हमने 1 महीना फ्राम द कमेंसमेंट ऑफ फिनंशियल ईयर, इसको विद इन 1 मंथ हमने स्टार्ट करना है। उसके बाद जिस वक्त हमने प्रोक्योरमेंट प्लानिंग कंप्लीट कर ली, तो उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो एडवर्टाइजमेंट का आता है। तो एडवर्टाइजमेंट को मैं स्टार्ट करूँगा। ये रूल्स नंबर 12 है, मेथड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी मुश्तहर करने का तरीका या इश्तिहार को देने का तरीका। इसमें अगर अमाउंट प्रोक्योरमेंट की मोर देन 200,000 यानी 2 लाख अप टू 3 मिलियन 30 लाख ऑन वेबसाइट ऑफ पेपरा एंड अथॉरिटी इन ए मैनर एज पर फॉर्मेट एंड स्पेसिफाइड रेगुलेशंस। तो इसमें ये मेरा अर्ज करने का मकसद है कि अगर हमारी अमाउंट 2,100 यानी 2 लाख से कम है, तो हम इस एडवर्टाइजमेंट के मेथड में नहीं जाएंगे। अगर ये हमारी अमाउंट मोर देन 2,100,000 है, तो इस पे हमने इसको वेबसाइट पे अपलोड करना है, जो पेपरा की वेबसाइट है। फिर हमारे जो डिपार्टमेंट की, जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी की वेबसाइट है, उस पे हमने इसको अपलोड करना है। अब ये अमाउंट हमारी ये 2,100,000 है, यानी 2 लाख। तो मैक्सिमम जो है ये 3 मिलियन है, यानी 30 लाख। इन बिटवीन हमने इस अमाउंट के दरमियान पेपरा पर इसको अपलोड करना है, और जो अथॉरिटी की वेबसाइट है उस पे हमने इसको अपलोड करना है। द अथॉरिटी में एडवर्टाइज if deemed in one national newspaper in the public interest। ये जो अथॉरिटी की सवाबदीद पे है, अगर वो चाहती है कि पब्लिक इंटरेस्ट में किसी अखबार में भी दे दिया जाए ट्रांसपेरेंसी के हवाले से, तो वो अथॉरिटी ऐसा कर सकती है। अगर अथॉरिटी ऐसा नहीं करती तो इसके लिए वो बाउंड नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सीडिंग 3 मिलियन। अब पीछे जो हम बात कर चुके हैं 3 मिलियन के हवाले से, ये उसे अगर एक्सीड करती है अमाउंट, यानी 30 लाख से एक्सीड करती है, तो शैल बी एडवर्टाइज ऑन द वेबसाइट ऑफ द पेपरा, द वेबसाइट ऑफ द प्रोक्योरिंग एजेंसी। अब पिछले जो था उसमें
पेपरा और प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट पे इसको अपलोड करना था। अब चूंकि ये अमाउंट 30 मिलियन से एक्सीड कर गई है, तो इसमें अब एटलीस्ट 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर ऑफ वाइड सर्कुलेशन, 1 इन इंग्लिश एंड 1 इन उर्दू। तो अब हमने ना सिर्फ पेपरा की और प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट पर इसको अपलोड करना है, बल्कि इसको कम से कम एटलीस्ट कम अज़ कम 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर में जिनकी सर्कुलेशन ज़्यादा हो, एक इंग्लिश में और एक उर्दू में, अब इसको अखबार में भी इस प्रोक्योरमेंट की जो एडवर्टाइजमेंट है जो हम प्रोक्योर करना जा रहे हैं, तो अब इसके साथ ना सिर्फ पेपरा की वेबसाइट या प्रोक्योरिंग एजेंसी की वेबसाइट, बल्कि एटलीस्ट 2 नेशनल डेली न्यूज़पेपर में भी इसको पब्लिश करना होगा। आगे चलते हैं। Ensuring that the information posted on the website is complete and the same shall remain available on that websites till the closing date of the submission of bid। अब इसमें हमने इंश्योर करना है कि जो इंफॉर्मेशन है प्रोक्योरिंग के हवाले से वो कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट होनी चाहिए। और नंबर 2 ये भी है कि इस एडवर्टाइजमेंट को जितनी देर तक क्लोजिंग डेट ख़त्म नहीं होती उस वक्त तक इस वेबसाइट को वहाँ पे इंश्योर करना है कि वो वहाँ रिमेन अवेलेबल, यानी उसको वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जिस वक्त तक के क्लोजिंग डेट बिड्स की क्लोज नहीं हो जाती। तो नेक्स्ट इसमें चलते हैं। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, एडवर्टाइजमेंट के हवाले से चंद एग्जेम्पशंस भी हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको हमने एडवर्टाइज करना है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो एग्जेम्पशंस में आती हैं। तो इसमें एग्जेम्पशन में अर्ज़ करूँगा मैं, एडवर्टाइजमेंट मैंशनड इन रूल्स 12, ये पहले मैं इसको अर्ज़ कर चुका हूँ। डिस्पेंस्ड विद आफ्टर prior approval of the authority in the following cases। तो इसमें अथॉरिटी की प्रेयर अप्रूवल के बाद इसमें ये 2 चीज़ें होंगी। एक है पर्टेनिंग टू नेशनल सिक्योरिटी। अगर ये एडवर्टाइजमेंट, अगर ये प्रोक्योरमेंट नेशनल सिक्योरिटी की में एग्जिस्ट कर रही है एंड इट्स पब्लिकेशन में पुट समथिंग एट रिस्क और डेंजर the objectives of the national security। अगर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से अगर या रिस्क और कोई डेंजरस सूरत हाल है तो हम इसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे। तो गोया कि ये पहला जो हमारा ए पॉइंट है, तो 8A पॉइंट में अखबार में ये एग्जेम्पशन होगी, इसको हम एडवर्टाइज नहीं करेंगे। इसी तरीके से बी है, एडवर्टाइजमेंट और नोटिस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोक्योरमेंट इन्वॉल्व्स डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन और ओनली 1 person और कंपनी ओन्ड इट एंड अदर कैन नॉट यूज इट विदाउट परमिशन। यानी इस सूरत में भी हमने इसको एग्जेम्पशन है, इसको हासिल है। तो गोया के ये दूसरा पॉइंट बी भी रूल्स 13 के हवाले से ये एग्जेम्प्ट होगा। हमने इसको एडवर्टाइजमेंट और या नोटिस, या एडवर्टाइजमेंट है या नोटिस है, अगर उसमें डिस्क्लोजर के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन का हमें ख़तरा है कि ये हमारी जो चीज़ है वो सिक्योरिटी के हवाले से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज हो जाएगी, वो ओपन हो जाएगी, या उसमें कंपनी जो ओन कर रही है कैन नॉट यूज़ इट विदाउट परमिशन, अगर वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती बगैर परमिशन के, तो इस सूरत में भी ये एडवर्टाइजमेंट से एग्जेम्प्टेड होगी। आगे चलते हैं।
तो इसमें इसका रिस्पांस टाइम है। रिस्पांस टाइम का मकसद है कि जिस वक्त हम कोई एडवर्टाइज किसी न्यूज़पेपर में या पेपर की वेबसाइट पे एज द केस में भी हम उस पे जाते हैं तो उसका एक रेस्पॉन्स टाइम है। तो रेस्पॉन्स टाइम के हवाले से हम इसमें डिस्कस करेंगे। डिसीजन ऑफ रेस्पॉन्स टाइम, रिसीट ऑफ बिड्स उब्रीक प्रपोजल्स। इसमें होता ये है कि अगर वो कम्पिटेटिव बिडिंग है तो वो नॉट लेस देन 15 डेज। अगर ये बिडिंग हमारी विद इन कंट्री है तो कम्पिटेटिव बिडिंग में ये 15 दिन से कम नहीं होगा रिस्पांस टाइम। यानी इसका जो टाइम है जो हम पब्लिकेशन करेंगे न्यूज़पेपर में या अपलोड करेंगे वेबसाइट पर, तो इसके लिए जो रिस्पांस टाइम है वो नॉट लेस देन 15 डेज, 15 दिन से कम नहीं होगा। तो इसमें ये मैं अर्ज करूँगा कि लेस देन कहाँ से कहाँ तक होगा ये आगे आएगा। आगे फिर है इंटरनेशनल कम्पिटेटिव बिडिंग्स में ये 30 डेज हैं। ये 30 डेज कब से स्टार्ट होंगे? ये स्टार्ट होंगे आफ्टर पब्लिकेशन। जिस वक्त हम इसको पब्लिश कर देंगे न्यूज़पेपर में या पेपर की वेबसाइट पर, तो तब से ये 30 डेज स्टार्ट हो जाएंगे। आगे नंबर 2 में है रिस्पांस टाइम अलॉन्ग विद ऑल इंफॉर्मेशंस। इसमें जो रिस्पांस टाइम है इसमें हमने इंफॉर्मेशंस देनी कौन सी हैं? एक तो रिस्पांस टाइम है, इसमें हमने 15 दिन का रिस्पांस टाइम देना है। फिर इसमें कलेक्शन ऑफ बिड डॉक्यूमेंट्स, तो इसकी जो रिसीविंग है, कलेक्शन है, उसका भी इसमें मेंशन करना है। फिर बिड्स रिसीविंग क्लोजिंग डेट, इसमें जो बिड्स के वसूली की जो क्लोजिंग डेट है उसको भी हमने मेंशन करना है। बट नॉट अप्लाई इन केस ऑफ एन इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट। अगर प्रोक्योरमेंट ऐसी प्रोक्योरमेंट है जो इमरजेंसी की सूरत में है, तो ये जो इसमें रिस्पांस टाइम है या बाकी चीज़ें हैं इसमें अप्लाई नहीं करेंगी। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। जैसे कुछ अर्सा पहले सिक्योरिटी मेजर्स के हवाले से कुछ चीज़ें थी तो ये इमरजेंसी में आ रहा था। इसी तरीके से जो डेंगू की सूरत हाल थी वो भी इमरजेंसी सूरत हाल में थी, तो उस वक़्त भी जो प्रोक्योरमेंट थी वो इमरजेंसी बेसिस पे थी। तो उस वक़्त भी ये जो 2 कंडीशंस हैं वो इस पे अप्लीकेबल नहीं होंगी इस रिस्पांस टाइम में। आगे इसका कैलकुलेशन का टाइम है, यानी इस रिस्पांस टाइम को ये कब से स्टार्ट होगा, कब से एंड होगा। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन ए न्यूज़पेपर और ऑन द वेबसाइट विच एवर इज लेटर। अब जो कानून 2014 रूल्स आया है उसमें ये मेंशन कर दिया गया है कि विच एवर इज लेटर, यानी अगर एडवर्टाइजमेंट लेट आई है तो उस डेट से ये 15 दिन या 30 दिन शुमार होंगे। अगर वेबसाइट पे हमने अपलोड किया है बाद में तो वही डेट हमारे पहले दिन की शुमार होगी। विच एवर इज लेटर जो भी बाद की होगी उसमें एडवर्टाइजमेंट के हवाले से है या वेबसाइट के हवाले से है। इन दोनों में से जो भी डेट लेट स्टार्ट हुई है उस डेट से हम इस रिस्पांस टाइम को कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं। आगे रूल्स 15 के तहत फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट है। ये भी एक प्रोक्योरमेंट का मेथड है फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें हम किसी भी वेंडर से, बिडर से, कॉन्ट्रैक्टर से हम एक मुआहदा करते हैं। तो इसमें ये है मे प्रोक्योर गुड्स, सर्विसेज,
or works through framework contract in order to ensure uniformity. यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये है कि अब हमने जो चीज़ प्रक्योर करनी है, खा वो गुड्स के हवाले से है, खा वो सर्विसेज के हवाले से है, खा वो वर्क्स के हवाले से है, तो हमने इसको इंश्योर करना है यूनिफॉर्मिटी को कि हमारी जो परचेज है उसमें हमारा रेट डिफ़र ना करे। बाज़ वक़्त ये होता है कि हम फ्राम टाइम टू टाइम कोई चीज़ प्रक्योर कर रहे होते हैं। सपोज़ हमने रॉ मटेरियल लेना है, तो रॉ मटेरियल में हम कोई चीज़ भी प्रक्योर कर रहे हैं, तो एक माह उसका रेट कुछ और है, तो दूसरे माह उसका जो फ्लक्चुएशन आ जाती है तो उसमें रेट डिफ़र कर जाता है। लेकिन इसमें हमने फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हमने इसको एडवर्टाइज़ करके हमने वो सारी चीज़ें कंट्रैक्टर को बतानी होती हैं कि ये हमने चीज़ें प्रक्योर करनी है और इन चीज़ों के वो रेट्स हमें दे देगा। उसके बाद हम जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो चीज़ हम उस कंट्रैक्टर को प्रोवाइड करेंगे, वो हमें इनवॉइस या बिल प्रोवाइड करेगा, हम उसको उसकी पेमेंट करेंगे जो चीज़ हमने प्रक्योर की होगी। इसमें जो ख़ास चीज़ है वो यही है कि इसमें यूनिफॉर्मिटी का मकसद यही है कि हमने जो चीज़ परचेज़ करनी है तो उसके रेट्स फ्लक्चुएट नहीं होंगे। ये फिनंशियल ईयर से हमारा स्टार्ट होगा, फिनंशियल ईयर पे एंड होगा, तो पूरे साल की कि जो चीज़ हमने प्रक्योर करनी होगी थ्रू फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट हम इसको प्रक्योर करेंगे। आगे चलते हैं। द प्रोक्योरमेंट एजेंसी शैल अडॉप्ट एनी ऑफ द मेथड ऑफ द प्रोक्योरमेंट एज पर रूल्स फॉर पर्पसेस ऑफ एंटरिंग इनटू फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें जो मेथड हैं प्रोक्योरमेंट के, आप प्रोक्योरमेंट के जो मेथड हैं जो इस रूल्स में डिफाइंड हैं, वो कोई भी मेथड फ्रेमवर्क कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से वो अडॉप्ट कर सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो विल बी रिकॉर्डेड ऑन प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन। जो हमारा जो अगला चैप्टर होगा, चैप्टर 4, उसमें हम इस पे डिस्कस करेंगे कि हमारी जो फर्म्स हैं, हमारे जो बिडर्स हैं, हमारे जो विंडर्स हैं, उनको प्री क्वालिफाई कैसे करेंगे और उसके बाद उनकी डिसक्वालिफिकेशन कैसे होगी और उनकी क्वालिफिकेशन कैसी होगी। जिस वक्त हम उनसे कोई चीज़ प्रक्योर करेंगे तो किस तरीके से हमने उनकी क्वालिफिकेशन, प्री क्वालिफिकेशन करनी है या क्वालिफिकेशन करनी है या उनकी डिसक्वालिफिकेशन है। तो इसी तरह ये हमारा आज का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो एंड पे वही रिक्वेस्ट जो सबका से है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर, लिंक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। इसमें मैंने जो ख़ास चीज़ महसूस की है, आपकी तरफ से कोई फीडबैक नहीं आ रहा। बराए मेहरबानी आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए इसके इम्प्रूवमेंट के हवाले से। ये खालिसतन चैनल ये एम्प्लाई और एम्प्लायर्स दोनों के लिए बनाया गया है। तो इसमें मेरी कोशिश है कि तमाम वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बेनिफिशियल होंगे एम्प्लायर के लिए या एम्प्लाई के लिए, दोनों के लिए मैं इसमें मेंशन करूं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें और साथ अपना फीडबैक भी इनबॉक्स में ज़रूर दिया करें। या अगर कोई आप चाह रहे हैं इसमें कोई चीज़ ऐसी जिसमें आप मज़ीद उस पर मैं डिस्कस करूं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।